हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के गणित का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। इससे पहले हम 6 तक में इससे पिछला सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम लोग 10वां देखते हैं। 10वां में कह रहा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। उसी तरह दूसरा में कह रहा है, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य और न सम्मित हो। मतलब इस तरह का आपको एक उदाहरण लेकर के और दिखाना है कि एक मतलब उदाहरण इस प्रकार की लीजिएगा कि उसमें सम्मित होना चाहिए परंतु वो क्या हो जाना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और न संक्रामक होना चाहिए। उसी तरह इस पांचों का किसी में स्वतुल्य होगा, किसी में सम्मित होगा, किसी में सम्मित नहीं होगा। इस तरह का उदाहरण लेकर के आपको दिखाना है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग आर सच दैट ए से ए में एक संबंध परिभाषित करते हैं और ए में कुछ एलिमेंट देते हैं, जैसे 1 2 3। इसको लेकर के और अब इस सब को हम बनाते हैं। मतलब जो जो कर रहा है उसी तरह का संबंध हम इसमें बनाएंगे। तो पहला में कर रहा है, सम्मित होना चाहिए परंतु ने स्वतुल्य और ने संक्रामक होना चाहिए। यानी संक्रामक और स्वतुल्य तो नहीं होना चाहिए लेकिन सम्मित होना चाहिए। सम्मित में क्या था संबंध, ए का बी से और बी का ए से होता तो हो जाता सम्मित। ठीक है, हम इसके पहला में एलिमेंट लिखते हैं 1 और 2, उसके बाद 2 का 1 से। अच्छा, 1 का 2 से हो गया तो ये हमारा 2 का 1 से हो गया, ये हमारा सम्मित हो गया। फिर कह रहा है क्या, परंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक, यानी स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए। ये स्वतुल्य है क्या, देखिए 1 का 1 से 2 का 2 के 3 का 3 के संबंध रहता तो वो स्वतुल्य होता। और संक्रामक में क्या था, ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से होता तो संक्रामक। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्वतुल्य का उदाहरण हो, अच्छी सम्मित का हुआ। ये सम्मित का उदाहरण हो गया। ये सम्मित तो है ये, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। उसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु ने स्वतुल्य और ने सम्मित, यानी संक्रामक तो होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एलिमेंट 1 और 2 लेते हैं, सिर्फ 1 और 2, अगर इसमें सिर्फ 1 2 लेते हैं तो ये तो हमारा संक्रामक हो जाएगा, लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है और ने ही सम्मित है। तो दूसरा नंबर का उदाहरण हम लोग ये दे सकते हैं आसानी से। उसी तरह तीसरा में कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो। स्वतुल्य कब होगा, खुद का खुद से पूरा संबंध होगा तो स्वतुल्य सबसे पहले संबंध लीजिए 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। ठीक है, कह रहा है स्वतुल्य तथा सम्मित हो, सम्मित भी होना चाहिए ना। ठीक है, अगर हम 1 का 2 से और फिर 2 का 1 से यहाँ ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य आसानी से हो जाएगा। हाँ, स्वतुल्य हो गया और ये सम्मित भी हो गया। 1 का 2 से, 2 का अगर 1 से ले लिए तो, या फिर 2 का 3 से ले लीजिए या 3 का 2 से ले लीजिए। 3 का 2 से ले लीजिए और 2 का 3 से ले लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य भी हो गया और सम्मित भी हो गया। स्वतुल्य और सम्मित हो गया लेकिन संक्रामक ये नहीं है। ठीक है, उसी तरह हम लोग चौथा का उदाहरण ले सकते हैं कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। स्वतुल्य भी होना चाहिए और संक्रामक भी। ठीक है, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, यानी खुद का खुद से रहता था तो स्वतुल्य होता था, स्वतुल्य का ले लिए। उसके बाद कह रहा है संक्रामक हो, संक्रामक भी होना चाहिए ना। संक्रामक के लिए आप 2 का अगर 1 से ले लेते हैं तो ये संक्रामक भी हो जाएगा लेकिन सम्मित ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से चौथा उदाहरण आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 का फिर 1 से दे दीजिएगा तो ये वही हो जाएगा, स्वतुल्य और सम्मित हो जाएगा। लेकिन हमको लेना क्या है, स्वतुल्य और संक्रामक। ठीक है, पांचवा में कह रहा है सम्मित तथा संक्रामक हो। सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का 1 से ले लेते हैं, 2 का 2 से ले लेते हैं, 3 का 3 से नहीं लेंगे क्योंकि 3 का 3 से लेंगे तो स्वतुल्य भी हो जाएगा, जो कि हमको लेना नहीं है। सम्मित 1 का 2 से और 2 का 1 से ले लिए।
ठीक है। एक का दो से सम्मित तथा संक्रामक। सम्मित ये हो गया, एक का दो से दो का एक से सम्मित हो गया। अब संक्रामक, तो संक्रामक भी ये हो ही गया। अगर मान के चलिए एक और ले लेते हैं, दो का तीन से, दो का तीन से ले लिए, तो स्वतुल्य तो है नहीं है, लेकिन ये सम्मित हो गया और संक्रामक भी हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का उदाहरण जो था वो दे दिए। अब हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 8वां देखते हैं। 8 बच गया था, उसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और 15, 16 दो ऑब्जेक्टिव है, वो बच गया था। तो हम लोग 8वां देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर a, b है। इसमें रिलेशन क्या दिया है कि मॉडुलस के अंदर a माइनस बी सम होना चाहिए, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। परंतु इतना का कोई भी अवयव इतना के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें संबंध बनाते हैं कि किस प्रकार का संबंध बनेगा, उसको रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। a बराबर हमारा दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और संबंध इसमें करा है कि संबंध इस तरह से बनेगा कि a माइनस बी मोड के अंदर सम होना चाहिए, ठीक है। सम कौन होगा? जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा। मान लीजिए कि ये जो है ने और ये ए है, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट हैं। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 हैं। और इसमें रिलेशन किस तरह का बनेगा कि a माइनस बी क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, ठीक है। अगर एक का एक से संबंध बनाते हैं तो a माइनस बी करेंगे, यानी कि इससे संबंध बनाएंगे, a माइनस बी करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, जो कि एक प्रकार का सम ही माना जाता है इसमें, ठीक है। तो एक का एक से संबंध तो हम बनाएंगे ही, ठीक है। उसके बाद एक का 2 से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, और जो मॉडुलस के अंदर में क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो एक का हम 3 से बनाएंगे तो इसका क्या होगा? अंतर सम हो जाएगा। अच्छा, मॉडुलस का काम क्या होता है? मॉडुलस कोई भी चीज को क्या करता है, जैसे मान के चलिए अगर माइनस इसमें 2 रखे, ये बाहर फेंकेगा 2 प्लस में, अगर इसमें +2 रखे तो भी प्लस से फेंकता है। यानी कि मोड एक प्रकार का इस तरह का फंक्शन होता है कि आप अगर निगेटिव वैल्यू डालिएगा तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो इसमें अगर मान के चलिए 3 में से 1 घटाएंगे या 1 में से 3 घटाइए तो -2 बचेगा, जो मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, जो सम है। उसी प्रकार 1 का 4 से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का 4 से लगाएंगे तो विषम आ जाएगा। फिर 1 का 5 से लगाइए। उसी प्रकार 2 का 1 से नहीं लग सकता है, 2 का लगेगा 2 से, ठीक है। फिर 2 का 3 से नहीं लगेगा, 2 का 4 से, 2 का 5 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद 3 का 1 से लग सकता है, क्योंकि 3 और 1 में जब करेंगे तो हमारा सम ही आएगा। उसके बाद 3 का फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 का 3 से लग सकता है, 3 का फिर 5 से लगेगा। फिर 4 का 1 से नहीं लगेगा, 4 का लगेगा 2 से। उसके बाद 4 का 4 से लगेगा, 4 का 5 से फिर नहीं लगेगा। फिर 5 का 1 से लग सकता है, 5 का फिर 1 से लग गया, 5 का फिर 3 से लगेगा, और 5 का 5 से लगेगा। मतलब इस तरह से संबंध इसमें हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं कि आखिरकार संबंध क्या क्या बनेगा, उसको देख करके हम बताएंगे कि हमारा संबंध क्या है, तुल्यता है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग संबंध इसमें क्या है, r बराबर a, b सच दैट मोड के अंदर a माइनस बी क्या है? सम है, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए कि संबंध किस प्रकार का बना है। तो हम r बराबर लिखते हैं, 1 का 1 से संबंध बना था, ठीक है। 1 का 1 से बना था, उसके बाद 1 का फिर 3 से बना था, उसके बाद 1 का 5 से बना था, उसके बाद 1 का नहीं बना था, उसके बाद 2 का फिर 2 से बना था, 2 का 2 से, उसके बाद 2 का फिर 4 से बना था, 2 का 5 से नहीं बना, उसके बाद 3 का फिर 1 से बना था, 3 का 3 से बना था, उसके बाद
3 का 5 से भी बना था, 3 का 5 से। उसके बाद 4 का फिर 1 से नहीं बना था, 4 का 2 से, 4 का 2 से। उसके बाद 4 का फिर 4 से, 4 का 5 से नहीं होगा, 5 का फिर 1 से, 5 का फिर 3 से, और 5 का फिर 5 से। मतलब इस तरह से संबंध हमारा बना था, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में ले आए। अब इसको देख करके हमको बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम तुल्यता संबंध का चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्वतुल्य का चेक करेंगे, स्वतुल्य संबंध। अच्छा, स्वतुल्य संबंध में 1 से अगर 5 तक एलिमेंट है तो 1 से लेकर के अब 5 तक के सभी का खुद से संबंध होना चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा। 1 का 1 से मिल गया, 2 का 2 से मिल गया, 3 का 3 से मिल गया, 4 का 4 से, और 5 का 5 से भी मिल गया। इसका मतलब यह स्वतुल्य है। तो लिखिएगा 1,1, 2,2, 3,3, डॉट डॉट डॉट, उसी तरह 5,5। ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। जब आर में संबंध रखता है इसलिए आर एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। अच्छा, स्वतुल्य का चेक कर लिए। अब हम लोग सममित देखते हैं। ठीक है, बी में हम लोग सममित देखते हैं, सममित संबंध, सममित संबंध। अच्छा, सममित संबंध में ए का बी से होगा तो बी का भी ए से होना चाहिए। अगर एक का मान के चलिए 3 से है तो 3 का फिर 1 से होना चाहिए, 3 का 1 से मिल गया। 1 का 5 से है तो 5 का 1 से मिलना चाहिए, 5 का 1 से मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 का 3 से है ना तो 3 का भी 1 से मिलेगा ही, क्योंकि ये विषम विषम है ना, 1 और 3 विषम है तो इसका 3 1 भी विषम कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर 2 4 है तो 4 2 4 तो सम वाला मिलेगा, इसका 4 2 मिल गया। ठीक इसी प्रकार सारा का मिल जाएगा। तो लिखिएगा कि जैसे 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, तथा 3,1 भी बिलोंग्स टू आर है। मतलब 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से है। ठीक उसी प्रकार 1 का 5 से है तो 5 का भी 1 से है, 1 का मान के चलिए 5 से है, बिलोंग्स टू आर। तथा तो लिखिएगा, तथा के जगह तो इतना भी है, तो 5,1 भी बिलोंग्स टू आर है। उसी प्रकार आपका 3 का 1 से हो गया, 4 2 का करेंगे तो 2 4 भी मिले जाएगा। 4 2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो 2 4 भी बिलोंग्स टू आर है। जब ये हमारा हो गया तो लिख दीजिएगा, इसलिए आर क्या है, एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, अब एक बच गया संक्रामक, उसको चेक करते हैं यहाँ पर। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में ए का बी से तो बी का फिर सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 का 3 से मिल गया और 3 का फिर कहीं से है, 3 का 1 से तो 1 का 1 से है। ठीक उसी प्रकार 1 का 5 से है तो 5 का 1 से होगा, तो फिर 5 5 अगर हटाएंगे तो 1 का 1 से मिले जाएगा। मतलब इसमें भी समझ लीजिए कि संक्रामक संबंध होगा ही। तो लिखिएगा, इसमें डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि चूंकि ए कोमा बी जो है ना बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कोमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है तो ए कोमा सी, अगर बी ए का सी से होना चाहिए, ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। इसलिए हमारा क्या है, आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अच्छा, आर हमारा ये तीनों संबंध आ गया, इसका मतलब आर तुल्यता संबंध है। लिखिएगा, चूंकि आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है कोमा सममित है तथा संक्रामक है, संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। उसके बाद क्या पूछ रहा है सवाल में, और फिर कह रहा है कि और समुच्चय नहीं, उसके बाद प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव
एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा ठीक है, 1 3 5 कह रहा है, इसका मतलब 1 3 5 तो हमारा विषम है, और इसमें देखेंगे तो विषम का हमेशा विषम से ही संबंध बना है और सम का हमेशा सम से ही बना है। तो लिखिएगा, इसमें जगह का थोड़ा सा अभाव है, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग कि क्योंकि R में संबंध, इसको मिटा लीजिएगा, यहाँ से ठीक है, लिखिएगा कि संबंध R में या तो दो विषम या दो सम का संबंध R में या तो दो विषम या दो सम का संबंध बना है, इसलिए या फिर R में या तो दो विषम या दो सम का संबंध बना है। इसको नहीं लिखिएगा, यहाँ पर ये लिखिएगा कि R में या तो सम संख्या का, या तो सम संख्या का सम संख्या से, या तो सम संख्या का सम संख्या से या विषम संख्या का विषम संख्या से संबंध बना, विषम संख्या से संबंध बना है। इसलिए 1 3 5 के सभी अवयव, 1 3 5 के सभी अवयव तथा 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कह रहा है कि परंतु इतना का कोई भी अवयव इतना के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो वही लिखिएगा कि संबंध R में या R में किसी सम संख्या का संबंध किसी विषम संख्या से नहीं है। लिखिएगा संबंध R में किसी सम संख्या का संबंध किसी विषम से नहीं है, इसलिए 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं। ठीक है, इतना आप आराम से लिख दीजिएगा। बहुत हल्का सवाल था, सीक्वेंस वाला सवाल था। अब इससे आगे हम लोग नम्मा तो बना ही चुके हैं, 10वां बताए हैं, अब 11 पर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कर रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर P, Q संबंध है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट बिलोंग्स टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। जैसे मान के चलिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। हम मान के चलिए ये समतल ले लिए, इसमें कह रहा है कि ये मान के चलिए एक P बिंदु ले लिए, ये मान के चलिए एक बिंदु ले लिए हम Q। ठीक है, बिंदु P और Q, P की मूल बिंदु से, ये मान के चलिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, दोनों का समान है।
ठीक है, से दूरी एक बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आरेख तुल्यता संबंध है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो जैसे मान के चलिए अगर मूल बिंदु से दूरी सबका समान रहेगा, एक इधर है एक इधर है, इधर भी मान के चलिए कोई पॉइंट है, इधर भी मान के चलिए कोई पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, ये मान के चलिए S है, ये R है, मान के चलिए ये S है। तो मूल बिंदु से समान जब रहेगा तो निश्चित तौर पर से ये धीरे 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 क्या करेगा, ये वृत्त का निर्माण करेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। वही हमको सिद्ध करना है। इसमें पहले हमको सिद्ध करना है कि क्या, पहले स्वतुल्य पर चेक करना है। फिर तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये माना क्या 0 या O मूल बिंदु है। सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे माना कि O क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु है, ठीक है। अब मूल बिंदु से P हो चाहे Q हो, अगर बिंदु P से मूल बिंदु तक की दूरी तो OP हो जाएगा। उसी तरह Q का मूल बिंदु से दूरी तो OQ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये हो जाएगा क्या, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु या मूल बिंदु से न, बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, तो P से मूल बिंदु की दूरी OP हो जाएगा। उसी तरह बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। उसी प्रकार R से चेक करेंगे तो बिंदु R से मूल बिंदु की दूरी OR हो जाएगा। उसी तरह बिंदु S से चेक करेंगे तो OS हो जाएगा। इसको S ले लीजिए, ठीक है, या R रहने दीजिए। फिर ले लीजिए बिंदु S से मूल बिंदु की दूरी OS हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी हम निकाल लिए। O से P तक का OP हो गया, O से Q तक का OQ हो गया, O से R तक का OR, O से S तक का OS। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर के और चेक करते हैं स्वतुल्य, समित और संक्रामक पर। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य में चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध में। स्वतुल्य संबंध में खुद पर चेक करेंगे, यानी अगर O से P का चेक करते हैं तो OP पर ही लेंगे। तो क्या मूल बिंदु से OP का दूरी खुद OP के बराबर ही नहीं होगा। समान क्या मतलब, समान, मूल बिंदु से दूरी समान है यानी बराबर ही होगा। तो लिखिएगा OP बराबर में OP, क्योंकि हम OP पर चेक कर रहे हैं स्वतुल्य में खुद पर चेक करते हैं। OP अगर OP पर अगर बराबर है, समान है, इसका मतलब P, जो है ना वो बिलोंग्स टू R है। जब P, बिलोंग्स टू R हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्वतुल्य संबंध हो गया। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, उसमें क्या करते थे, A आ जाता था बिलोंग्स टू R, तो हमारा हो जाता था, इसमें P लिया है तो P आया। अब B में हम लोग क्या करते हैं, सममित संबंध चेक करते हैं, सममित संबंध। अच्छा, इसमें अगर चेक करेंगे O अगर P के बराबर है, OP बराबर अगर OQ है तो OQ बराबर भी तो OP होगा। अगर बिंदु P का रहा है, PQ में मूल बिंदु से अगर दूरी इसका समान है तो जितना ये होगा इतना ही ये भी होगा। तो इसमें लिखिएगा बिंदु, लिखिएगा OP बराबर OP बराबर OQ है, तो हमारा OQ बराबर भी तो OP हो जाएगा। या सबसे पहले ये लिखिएगा P, Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया OP बराबर OQ है। तो फिर OQ बराबर OP भी तो हो सकता है, होगा ही।
तो Q कोमा P भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू R आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा सम्मित संबंध भी आ गया, क्योंकि P का Q से है तो Q का फिर P से आ गया, इसलिए R क्या है, R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, अब लोग चेक करते हैं संक्रामक पर। सी में संक्रामक है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में अगर मान के चलिए लिखे, माना P कोमा Q बिलोंग्स टू R और Q कोमा P Q R ले लिए, P कोमा Q बिलोंग्स टू R और उसके बाद Q कोमा R बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, OP बराबर OQ हो गया, तथा लिख लीजिएगा यहाँ पर, तथा Q कोमा R बिलोंग्स टू R। R के जगह पर न S से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 R आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो S ले लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, S लीजिए या R लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या R रहने दीजिए, हटाइए। OP बराबर OQ तथा OQ बराबर OR हो जाएगा। ठीक है, OR। तो जब OP बराबर OQ है, OQ बराबर OR है, तो क्या OP बराबर OR तो होगा ही। अगर ये इसके बराबर है और ये वाला फिर इसके बराबर है, तो ये वाला तो फिर इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा। इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, OR भी हो जाएगा। इसका मतलब P कोमा R जो है बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ बिलोंग्स टू R है, QR बिलोंग्स टू R है, तो P का R से भी बिलोंग्स टू R हो गया, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, किस चीज का बात कर रहा था, ये कर रहा था तुल्यता संबंध होने के लिए, तो हमारा तीनों आ गया, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि, लिखिए दीजिए, लिखिएगा चूंकि R जो है न, R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है द्वारा एक तुल्यता संबंध है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P और 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक वृत्त को निरूपित करता है। अच्छा ठीक है, अगर P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, यानी P से संबंधित जितना भी बिंदु ले लेंगे इससे उसका मूल बिंदु से अगर दूरी बराबर है तो वो निश्चित तौर पर से एक वृत्त को निरूपित करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, तो लिख दीजिएगा इसमें कि बिंदु P से संबंधित, बिंदु P से संबंधित, बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदुओं का, सभी अनंत बिंदुओं का मूल बिंदु से दूरी समान है, अर्थात इन सभी बिंदुओं का समुच्चय, अर्थात इन सभी बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त को निरूपित करेंगे, एक वृत्त को निरूपित करेंगे। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ये भी लिख दिया, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु
पर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ही है, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में T1, T2, T1 और T2 सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है। इस तरह का संबंध दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इसको हमको सिद्ध करना है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 में, और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 में, और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर हमको विचार करना है कि उसमें कौन समरूप है और नहीं है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अच्छा, हमारा संबंध क्या है, R परिभाषित है A से A में, जिसमें कह रहा है A में कि T1 जो है न T1 T2 सच दैट T1 जो है न T2 के क्या है, समरूप है, समरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य पर चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध। अच्छा, स्वतुल्य संबंध में अगर T1 T2 के समरूप है, सॉरी, स्वतुल्य संबंध में खुद पर चेक करेंगे, यानी T1 के समरूप है। T1 के समरूप होगा ही, कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता ही है, और खुद के सर्वागसम भी होता है। यहाँ समरूप का बात है तो समरूप हम लिख दिए। इसका मतलब T1 और T1 बिलोंग्स टू R है, इसलिए R क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। अच्छा, बी में कर रहा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, अगर T1 और T2 समरूप होगा तो T2 भी T1 के समरूप होगा। इसमें लिखिएगा कि माना T1, T1 T2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 तथा T2 क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अच्छा, T1 और T2 समरूप है, इसका मतलब T2 और T1 भी तो समरूप है। T2 तथा T1 भी क्या है, समरूप है। इसका मतलब T2, T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, 2 है। इसका मतलब हो जाएगा कि R एक क्या हो गया, इसलिए R एक सममित संबंध है। ठीक है, अच्छा, स्वतुल्य और सममित चेक कर लिया। अब संक्रामक चेक कीजिए। सी में संक्रामक संबंध, इसमें भी लिखिएगा माना T1, T2 बिलोंग्स टू R, और तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा कि T1 जो है T2 के समरूप है, T1 जो है T2 के समरूप है, तथा T2 T3 का मतलब क्या हो गया कि T2 जो है न T3 के समरूप है। ठीक है, तो समरूप है तो T1 T2 के है, T2 T3 के है, तो T1 भी T3 के समरूप ही होगा। T1, T3 का क्या होगा, समरूप होगा। सब वही सीक्वेंस में सवाल चल रहा है, T1 T3 के समरूप है, इसलिए T1 और T3 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R होगा। इसका मतलब R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों चेक कर लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा तुल्यता संबंध तो होगा ही। लिखिएगा R जो क्या है, R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए
आर क्या है? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करा है, देखिए यहाँ पर करा है कि भुजाओं, मतलब 3 वो त्रिभुज दिया है और उसमें कह रहा है कि कौन त्रिभुज एक दूसरे से परस्पर क्या है, समरूप है, चेक करने के लिए। तो इसको जो है ना यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर नहीं, यहीं पर लीजिए। एक त्रिभुज ये लीजिए, थोड़ा छोटा त्रिभुज बनाते हैं क्योंकि जगह कम है। ये त्रिभुज लेते हैं, एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं। ठीक है, 3 गो त्रिभुज दिया गया है। इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं। अब पहला का भुजा है 3 4 5, 3 4 और 5। दूसरा वाला भुजा है 5 12 13, 5 12 और 13। तीसरा का भुजा है 6 8 10, 6 8 और 10। अच्छा, इसमें कह रहा है कौन एक दूसरे के समरूप है। समरूप होने का मतलब क्या हो गया, जिसके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों तो समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, तो एंगल तो बराबर है ही। भुजा चेक कर लेते हैं। इसमें अगर ये 2 भुजा का चेक करेंगे, 3/4 बराबर में 5/12 बराबर में 6/8, तो किसका बराबर आ रहा है भुजा, देख लीजिए यहाँ पर। 3/4 ये ठीक है, 5/12 इसको काटेंगे तो ये हमारा 3/4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T3 जो है ना एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि इसका भुजा का अनुपात बराबर आया है, जबकि T2 जो है ये समरूप नहीं है। तो लिखिएगा T1 तथा T2 के भुजा का अनुपात समान है, इसलिए T1 जो है समरूप है T3 के। बस इतना लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में R बराबर P1 और P2 सच दैट P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, इसे हमको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय भी हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत हल्का सवाल है, वही सीक्वेंस पर चलेगा। अच्छा, संबंध क्या है कि P1 और P2 में संबंध क्या है कि P1 और P2 के भुजा की संख्या क्या है, समान है। डायरेक्ट हम स्वतुल्य संबंध उठाते हैं, स्वतुल्य संबंध। इसमें लिखिएगा स्वतुल्य में खुद का खुद पर, तो डायरेक्ट लिखिएगा P1 तथा P1 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, P1 और P1 के भुजाओं की संख्या समान होगा ही, तो लिखिएगा P1, P1 जो है बिलोंग्स टू R हो गया, इसलिए R हमारा हो गया स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, उसी तरह B में चेक करते हैं। B में सममित चेक करते हैं, सममित संबंध। इसमें लिखिएगा कि माना P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो P1 और P2 के भुजा की संख्या समान है, तो P2 और P1 के भी भुजा की संख्या समान ही होगा। तो लिखिएगा P2 तथा P1 के भुजाओं की संख्या क्या होगा, समान होगा, यानी समान है। जब P2 और P1 की भुजा की संख्या समान है तो लिखिएगा P2, P1
बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा आर क्या हो गया, सम्मित संबंध आ गया, सम्मित संबंध है। उसी तरह संक्रामक यहाँ पर चेक करते हैं, संक्रामक यहीं पर चेक करते हैं, संक्रामक संबंध। इसमें लिखिएगा कि माना P1, P2 बिलोंग्स टू आर तथा P2, P3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तथा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसके आगे तथा, ये इसी का एक ही लाइन है यहाँ, इसका मतलब ये लिखे हैं, उसके बाद तथा P2 P3 का मतलब तथा P2 तथा P3 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। इसका मतलब ये हो गया कि P1 और P2 के भुजा की संख्या P2 P3 के भुजा की संख्या समान है, तो P1 और P3 के भी भुजा की संख्या समान ही होगा। तो लिखिएगा P1 तथा P3 के भुजा की संख्या समान है, ठीक है, समान है। इसका मतलब P1 और P3 बिलोंग्स टू R हो गया, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। अच्छा, संक्रामक संबंध आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इतना की लंबाई वाली भुजा के समकोण त्रिभुज संबंधी समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात करने के लिए, तो लिखिएगा कि समुच्चय A का सभी अवयव भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। यानी कि इसमें जितना भी त्रिभुज आएगा वो सब इस सबसे क्या होगा, 3, 4, 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से हमारा संबंधित होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यह भी बहुत हल्का सवाल है। इसके बाद 15 और 16 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा एक्सरसाइज था। तो सबसे पहले हम सोतुल्य में चेक करते हैं, सोतुल्य संबंध। सोतुल्य संबंध में लिखिएगा L1 जो है L1 के समांतर है, क्योंकि हम खुद पर इस पर चेक करते हैं। इतना बनाने के बाद आपका समझ लीजिए कि इतना सीक्वेंस बन गया होगा कि कौन क्या लिखाएगा, मतलब किसके बाद क्या लिखाएगा, वो आसानी से आप आराम से लिख सकते हैं। तो L1 L2 के समांतर है, इसका मतलब L1 जो है L1 बिलोंग्स टू R हो गया, इसलिए R एक सोतुल्य संबंध है, ठीक है, सोतुल्य संबंध है। उसके बाद B में चेक करते हैं। B में है सममित संबंध। सममित संबंध में लिखिएगा माना L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया कि L1 जो है ना L2 के समांतर है, L2 के समांतर है। तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा, L2, L1 के समांतर है। इसका मतलब L2, L1 जो है बिलोंग्स टू R होगा, इसलिए R एक सममित संबंध हो जाएगा, सममित संबंध है, ठीक है। उसके बाद संक्रामक चेक कीजिए। C में यहाँ संक्रामक संबंध इसमें लिखिएगा कि माना
L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया L1 जो है ना L2 के समांतर है तथा L2 जो है L3 के समांतर है। ठीक है, तो L1 जो है L3 के भी समांतर होगा, L3 के समांतर होगा। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। L1 L3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या हो गया? संक्रामक भी हो गया, संक्रामक संबंध है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि y बराबर इतना के समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात करने के लिए, तो y बराबर 2x प्लस सी y के जब आप कांस्टेंट के रूप में कुछ भी लीजिएगा ने तो वो क्या होगा? इसी सब रेखा से संबंधित होगा। तो लिखिएगा कि y बराबर 2x प्लस सी R के प्लस सी R के सभी रेखाओं से संबंधित होगा। रेखाओं 2x प्लस y R के सभी रेखाओं से संबंधित है, जहाँ पर y बराबर लिखिएगा 2x प्लस सी लिख दीजिएगा y के लिए, और c है क्या? तो c बिलोंग्स टू R लिखिएगा। c में R का कोई भी मान बैठा दीजिए तो इसी सब के समांतर आएगा, उसी से संबंधित होगा। ठीक है, तो 14 हो गया और 15-16 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म होगा। तो 15 और 16 एक बार देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 है द्वारा परिभाषित संबंध R है, और इसको देख करके हमको इसको इस चारों में से मतलब कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, कौन नहीं है, उसको देख करके टिक मारना है। यानी 1 नंबर का ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, और संक्रामक है कि नहीं। अच्छा, स्वतुल्य के लिए देखते हैं क्या 1 से 4 तक एलिमेंट है इसमें। 1 का 1 से, 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से अगर संबंध है तो स्वतुल्य होगा। यहाँ पर देखिए 2 का 2 से संबंध है, 1 का 1 से है, 4 का 4 से भी है, और यहाँ पर 3 का 3 से भी है। इसका मतलब यह स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है ये। उसके बाद चेक करते हैं सममित है क्या। तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से फिर होना चाहिए। 2 का 1 से क्या है इसमें? 2 का 1 से कहीं नहीं है। इसका मतलब यह सममित तो नहीं है, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, और संक्रामक चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो 1 का 2 से है, स्वतुल्य वाले पर तो इसको मतलब छोड़ करके ही चेक करते हैं। 1 का 2 से है, 2 का फिर शुरू होने वाला, इसमें कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद 3 का 2 से है तो 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब अगर A का B से संबंध होता था और B का फिर किसी से नहीं होता था तो इसका मतलब वो संक्रामक होता था। तो ये संक्रामक तो है, संक्रामक है। अब ये तीनों आ गया ना, इसको देख करके ऑप्शन मार दीजिए। यानी कि स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए, सममित सिर्फ नहीं होना चाहिए। स्वतुल्य तथा सममित है, सममित तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। हाँ, सममित यहाँ पर नहीं आया है और स्वतुल्य और संक्रामक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा। उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में R बराबर एक प्रकार का संबंध दिया गया है a, b सच दैट a बराबर बोला है b-2 होना चाहिए और b जो है न वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला वाला एलिमेंट को हम लोग जानते हैं कि a बोलते हैं और दूसरा वाला को b बोलते हैं। इसको ऑप्शन बाय चेक करते हैं। देखिए a बराबर b-2 अब b होना चाहिए 6 से बड़ा। सबसे पहले हम b देख लेते हैं क्या 6 से बड़ा है। ये मान के चलिए a हुआ, ये b हो गया। b यहाँ पर 4 है, 6 से बड़ा तो है ही नहीं, इस पर तो चेक ही नहीं करेंगे, ये तो होगा नहीं। उसके बाद दूसरा देखिए, करा b 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा ये है, ठीक है। इस पर चेक करके देखते हैं। a बराबर b-2
अगर a को हम 3 मानते हैं तो 3 बराबर b माइनस 2, 8 माइनस 2 क्या होगा, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, 3 कभी 6 के बराबर नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको एक बार चेक करके देखिए, करा a बराबर, पहले b चेक करिए, b क्या 6 से बड़ा है कि नहीं, 6 से बड़ा है, b 8 है, चेक कीजिए आप a यानी 6 बराबर b माइनस 2, 8 माइनस 2, 6 बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही है। वैसे इसको भी एक बार चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ भी b से b क्या है, बड़ा है, किससे, 6 से, तो b 6 से बड़ा है, तो a बराबर 8 बराबर b माइनस 2 कर रहा है 7 माइनस 2, तो 8 बराबर आ जाएगा 5, ये भी नहीं होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 बहुत लंबे अरसे के बाद, लगभग में 7 लेक्चर होने के बाद खत्म हुआ। अब इससे आगे हम अगले लेक्चर में दूसरा 1.2 में मिलेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग फलन का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 1.2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।